गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चले, कल हम लोगों ने लास्ट में डी ब्लॉक जो था कंप्लीट कर लिया था, K2CR2O7 हो गया था, है ना। हाँ, एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। चले, एफ ब्लॉक जो है ना, सिंपल सा वही ऐसा छोटा सा चैप्टर ही है, छोटे से टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मेनली जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं या जो साइज के ऑर्डर्स हैं, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके अलावा जो मेन प्रॉपर्टीज पे हमें डिस्कशन करना है वो आती है बेटा, एक तो पहले हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करने के बाद इसके जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसके ऊपर डिस्कशन करना, और कलर, ये तीन प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करना है। जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो मेनली हम लोग लेंथेनाइड्स के बारे में बात करेंगे। एक्टिनाइड्स के बारे में कोई डिस्कशन अलग से नहीं हो रहा होगा, वही लेंथेनाइड्स के साथ ही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से जरूर पढ़ेंगे दोनों की, क्योंकि एनसीईआरटी में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, लेंथेनाइड जो है 4F के एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से डिटरमाइंड है, लेकिन जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टी सही तरीके से डिटरमाइंड नहीं हो पाई अभी तक। क्यों? क्योंकि एक तो वो रेडियो एक्टिव है, और दूसरा एनसीईआरटी हर पैराग्राफ को समझाने के बाद लिखेगा वहां पर कि दे आर रेडियो एक्टिव एंड दे हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड। उनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, तो जितने में प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने की प्रोसेस चालू करते हैं इतने में वो कुछ और में तब्दील हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते, खासकर सेकंड हाफ जो एक्टिनाइड का होता है उसकी प्रॉपर्टीज बहुत रेयरली मिल पाती है सही तरीके से। खैर, एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, NS2 N-1 D 0 और 1, और N-2 F के साथ क्या आ जाता है बेटा 1 to 14, ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक एलिमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, थोरियम, जो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, फिर भी एफ ब्लॉक का मेंबर माना गया था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एफ ब्लॉक जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो आता है बेटा 4F सीरीज, और दूसरा आता है बेटा 5F सीरीज। अब देखिए 4F सीरीज की बात की जाए तो 4F सीरीज के एलिमेंट्स को आप लोग जानते हैं लैंथेनाइड या लैंथेनॉइड बोला जाता है। इसी तरीके से 5F सीरीज को एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड बोला जाता है। साथ ही साथ इनका एक और नाम आ जाता है, एक्टिनॉइड तो नहीं लिख रहा हूं, एक्टिनोन्स बोलते हैं, और इन्हें बोला जाता है लैंथेनॉन्स। ये इनके नाम है, लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड या लैंथेनॉन्स, एक्टिनाइड, एक्टिनॉइड या फिर एक्टिनॉन्स। इसके अलावा जो 4F के एलिमेंट्स हैं इनको एक और नाम दिया जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है, उसका कारण क्या है? एक्चुअल में जो 5F के मेंबर्स हैं, अभी इसमें पहले एटॉमिक नंबर भी चले लिख देते हैं फिर बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है ये कहां से कहां तक जाता है बेटा, 58 से लेकर 71। और ये जो एटॉमिक नंबर का रेंज है कहां से कहां तक जाता है बेटा, 90 से लेकर 103। तो ये जो 90 से लेकर 103 है, इसमें अगर आप देखें तो 92 ऑनवर्ड्स जो एलिमेंट आते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं, वो सारे मैनमेड होते हैं। उनमें से नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम की मैं बात कर भी चुका हूं पहले कि उसको दोनों में कंसिडर किया जाता है। पिच ब्लेंड में उनका बहुत 0.001% होता है। और क्योंकि ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है मेनली, इसमें से वो वाले जो एलिमेंट्स है ना वो मैनमेड एलिमेंट ही है, वो नेचुरली अकरिंग है। तो अगर इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट नेचुरली अकरिंग है तो ये नेचर में मिलते हैं, इसीलिए इनको अर्थ मेटल्स बोला गया पहली बात। पर अर्थ में इनका जो कंसेंट्रेशन होता है, परसेंटेज होता है, बहुत रेयर मिलता है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, रेयर अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। एक और बात, 58 से 71 को सबको क्या बोला गया बेटा, लैंथेनाइड। नाम का कारण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इससे पहले जो एटॉमिक नंबर आता है वो होता है 57, उसको क्या बोलते हैं, लैंथेनम। और इससे पहले जो 89 एटॉमिक नंबर आता है दैट इज एक्टिनम, तो इसीलिए इनको एक्टिनाइड्स बोला गया। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअली बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा पूरे एफ ब्लॉक का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो आपको पता होता है, दैट इज +3। +3 पूरे एफ ब्लॉक का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब +3 के अलावा सुनिएगा, +3 के अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो कॉमन स्टेट है, दोनों दिखाते, लैंथेनाइड भी दिखाता है, एक्टिनाइड भी दिखाता है। याद करिए पीरियोडिक टेबल में पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन और साइज हम लोगों ने पढ़ रखा, उसको एक बार फटाफट बोल दे रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए। कॉन्फ़िगरेशंस की बात करी थी जब हमने 58 से लेकर 71 की, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बोला था अब तक 56, है ना, वो वाला तरीका था। और साथ में से गुड लक D1, बाकी सब D0, इस तरह से हम लोग बात कर चुके हैं पहले। इनके लिए अब तक 88 था, पवन ने लोरी गाकर वंडी वंडी सिनेमा विनेमा वो बताया था आपको, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। साइज की बात करी थी उनके लिए, 4F के लिए दो तरह के साइज के ऑर्डर पड़े थे।
एक तो एटॉमिक फॉर्म में और एक +3 फॉर्म में। एटॉमिक फॉर्म में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा था, एक जगह एक्सेप्शन आया था EU, बात याद आ रही होगी, सबसे बड़ा। और इसी तरह से जब +3 देखा था देयर वाज नो एक्सेप्शन, लगातार साइज डिक्रीज होता था। ये ऑर्डर पड़ चुका। अब आइए ऑक्सीडेशन स्टेट पर। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। +3 इनका कॉमन स्टेट है बेटा, +3 इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट इसके अलावा लैंथेनाइट जो है ये +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। पर बात यह है कि +2 और +4 हर कोई नहीं दिखाएगा, +3 सब दिखाएंगे। कुछ एक एलिमेंट +3 के अलावा +2 भी दिखाते हैं और कुछ एक एलिमेंट +3 के साथ साथ +4 भी दिखाते हैं। इनकी बात की जाए तो इनमें जो स्टेट्स देखी गई हैं वो +3 के अलावा +4, +5, +6 और +7 तक देखी गई है। लेकिन जो +7 स्टेट है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, ज्यादा स्टेबल स्टेट नहीं होती है +7। तो मेनली जो इनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट जाएगी, हाईएस्ट स्टेबल स्टेट जाएगी, वो जाएगी +6। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्टिनाइट की हाईएस्ट स्टेट क्या है, तो क्या आएगी +7। लेकिन एक्टिनाइट की हाईएस्ट स्टेबल स्टेट क्या है, तो क्या आएगी +6। ये +7 कौन दिखाता है, नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम। कौन कौन दिखाता है, नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम। ये आप मेंशन कर लेना वहां पर, NP और PU दिखाते हैं, अनस्टेबल स्टेट है +7 की। बाकी +6 के कंपाउंड आपने पढ़े हुए हैं, याद करिए जब हमने P ब्लॉक वगैरह डिस्कस किया था तो एक एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम पढ़ा था, UF6। ऐसे एक प्लूटोनियम को न्यूक्लियर वेस्ट से रिकवर किया था, PUF6। तो वहां पर हमने नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम जो था, सॉरी यूरेनियम और प्लूटोनियम जो था उसका +6 तो पढ़ा ही हुआ है। और ये +7 नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम दिखाता है जो कि अनस्टेबल होती है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो +2 भी दिखाते हैं और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो +4 भी दिखाते हैं ना। +2 +4 क्वेश्चन जो आएगा मेनली लैंथेनाइट्स पे आएगा, एक्टिनाइट्स के ऊपर बाद में बात करते हैं क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। +4 स्टेट कौन कौन से लैंथेनाइट दिखाते हैं, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो +4 स्टेट दिखाते होंगे। और +2 स्टेट जो दिखाता है वो स्पीशीज है ये 4। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि +3 तो देखो सब दिखा रहा है, लेकिन +4 कौन कौन दिखाता है और +2 कौन कौन दिखाता है। ये 4 एलिमेंट्स। अब इसमें क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा, इधर देखिए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मान लीजिए सीरियम है, इधर ध्यान देना, सीरियम है। तो सीरियम का +3 स्टेट आपको एग्जाम में दे दिया और बोला सीरियम +3 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरियम +3 तो दिखाते ही, सारे F ब्लॉक +3 दिखाते हैं, बट +3 के अलावा सीरियम क्या दिखाता है बेटा, +4। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सीरियम +3 से +4 जा सकता है। अब अगर कोई +3 से +4 जा सकता है तो ये खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, और काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर आपको एग्जाम में ऐसा लिख के दे दे कि सीरियम +4 है, तो +4 में जब सीरियम है तो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि ये +4 के अलावा कौन सी स्टेट दिखाता है, +3। तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन, काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम हो गए। ठीक है, पहले काम करें, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखें ध्यान से, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया देखें, लैंथेनाइट जो है इनमें 2, 3, 4 3 स्टेट दिखा रहे हैं, 3 वेरिएबल स्टेट दिखा रहे हैं, जबकि एक्टिनाइट जो है इसमें मल्टीपल वेरिएबल स्टेट्स है। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई लैंथेनाइट शो लेसर वेरिएबल स्टेट्स एंड व्हाई एक्टिनाइट शो ग्रेटर नंबर ऑफ वेरिएबल स्टेट्स। इसका रीजन निकल के आता है इनके एनर्जी लेवल से। ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे क्या पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ है, स्टेटमेंट लिखाऊंगा बाद में, पहले समझने की कोशिश करते हैं। 4F सीरीज जो है इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन में जो सबशेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं बेटा, एक तो 6S होता है, एक 5D होता है
और एक 4f होता है। इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इन्हीं में से काम में आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो 7s 6d और 5f की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आप देखो इसका मैक्सिमम शेल नंबर क्या है बेटा 6 और उसका मैक्सिमम शेल नंबर क्या है बेटा 7। अगर शेल नंबर ज्यादा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाइए, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है एनर्जी का गैप कम होता है। तो इसकी एनर्जी का गैप जो है वो कम है, उसकी एनर्जी का गैप क्या है ज्यादा। अगर एनर्जी का गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जंप करना आसान होगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई जा सकती है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नोट बना के लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। Actinides show greater number of variable oxidation states. Actinides show greater number of variable oxidation states as compared to lanthanides. Actinides show greater number of variable oxidation states as compared to lanthanides. As compared to lanthanides, because in actinides the energy levels used are 7s 6d and 5f. In actinides, the energy level used are 7s, 6d, and 5f, which have lower energy gap, and hence the transition of electron is easy. Which have lower energy gap, and hence transition of electron is easy. तो एनर्जी गैप कम है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से ट्रांजिट होगा उतने सारे ज्यादा क्या दिखा सकते हैं बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखा सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद। अभी हम लोगों ने बात करा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेकर, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो हमें पढ़ना है, और वो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा मैग्नेटिक नेचर। देखिए मैग्नेटिक नेचर की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक नेचर में आपको दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। जितने भी ये सिर पर नदियां, प्रेम की समाई वगैरह वगैरह एलिमेंट्स है, इनका एक तो एटॉमिक फॉर्म दे देगा, और एटॉमिक फॉर्म में पूछेगा कौन पैरा है कौन डाया है। तो पैरा और डाया कैसे निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें आप देखोगे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा और पेड इलेक्ट्रॉन है तो डाया। एटॉमिक फॉर्म में जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्वेश्चन पूछता है आयनिक फॉर्म को लेकर, और वो आयनिक फॉर्म भी कौन सा होता है, +3 स्टेट पूछता है। तो यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो M+3 आयन टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए डिस्कस करने वाले, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, और वहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है। एनसीईआरटी में जब इसका एक्सप्लेनेशन है वहां पर भी वो न्यूट्रल फॉर्म के लिए कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह डिस्कस नहीं करता, वो इसी M+3 फॉर्म के लिए डिस्कस करता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें बेटा 4f सीरीज की, तो 4f सीरीज के एलिमेंट्स कौन कौन है, यहां पर स्पेस छोड़ रहा हूं, बाद में लैंथेनम ऐड करूंगा। यहां पर सिर पर नदियां, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे, है ना, यबलू अबलू जो भी याद हो याद रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो सारे एलिमेंट्स अभी आपके सामने लिखे गए, इन सब में इनका हम लोग कौन सा स्टेट ले रहे हैं बेटा, +3 स्टेट ले रहे हैं। ध्यान से देखते जाएगा, समझते जाएगा, सिंपल सा टॉपिक है। +3 स्टेट आ गया। याद करिए डी ब्लॉक में जब हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था तो उसमें भी हमने ऐसा देखा था कि फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, और सेकंड हाफ में पेयरिंग की वजह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते थे। वही चीज यहां भी आने वाली है। अभी देखो ये सब लिख दिया, इसके साथ में यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं लैंथेनम +3 को। क्यों लैंथेनम +3 को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोला गया कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो 4f के साथ साथ लैंथेनम भी आपको उसी ऑर्डर में बना के दे देता है। हालांकि ये लैंथेनम 4f का मेंबर नहीं है, लेकिन हम उसको कंटिन्यूएशन में पढ़ते हुए चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। लैंथेनम को साइड रखिए थोड़ी देर के लिए, पहले सीरियम से स्टार्ट कर रहे हैं। सीरियम का न्यूट्रल फॉर्म में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो होता है ज़ेनॉन 6s2 से गुड लक में आता है, और ये 4f1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे इस पे +3 आया तो बेटा पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, आउटर मोस्ट शेल से 6s से ये निकल गए, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गया 5d से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला
कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा बेटा 4f1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? सीरियम प्लस 3 का। तो सीरियम प्लस 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गया 4f1। अब न्यूट्रल फॉर्म में इनके कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सेप्शन हुआ करते थे, लेकिन आयनिक फॉर्म में देयर इज नो एक्सेप्शन, और इसीलिए जब इनका +3 का साइज का ऑर्डर बनाते हैं तो वहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता। यहां पर लगातार F1 से लेकर F14 तक भरा जाएगा। ये बात मैं आपको पहले भी पीरियोडिक टेबल में बोल चुका हूं, और मैंने ग्रुप पे उसका वो जो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट था वो भी शेयर किया था इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर। तो यहां पर 4f1 4f2 लगातार बढ़ाते जाइए एक एक इलेक्ट्रॉन, 4f4 4f5 4f6 4f7 4f8 4f9 4f10 एंड इसी तरीके से 4f14 तक हमें बढ़ते जाना है, 4f11 12 13 एंड 14। और इसी कंटिन्यूटी को या इसी पैटर्न को मानते हुए आप लैंथेनम +3 जो यहां पर लिखा हुआ है उसको देखें जरा। तो लैंथेनम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा 4f0। अब इसमें आपसे बोला गया कि बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें। तो सबसे पहली बात, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 0। एफ सबशेल में डब्बे कितने होते बेटा 7। तो 1 से लेकर जब 7 भरेंगे तो सिंगल फिलिंग हो रही होगी। तो यहां पर अनपेयर्ड है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 7 के बाद यहां क्या आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब इसमें देखें आप, तो जो फर्स्ट हाफ आपको दिख रहा है ये वाला, क्या इस फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं बेटा? बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर अनपेयर्ड बढ़ता तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बात करिए √n(n+2), जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने पॉइंट समथिंग। तो बेटा इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0, इसका 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 7 पॉइंट समथिंग। तो शुरू के फर्स्ट हाफ में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। सेकेंड हाफ को देखिए, सेकेंड हाफ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा? कम हो रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या होते जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। यहां तक नोट करिए, आगे बात करते हैं और कुछ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से लेकर। तो ये बिल्कुल डी ब्लॉक जैसा है कि शुरू में फर्स्ट हाफ में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। सेकेंड हाफ में पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे और मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। चले बेटा ना, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस अभी आपके सामने लिखी गई है, इसमें हमने ये तो देखा कि फर्स्ट हाफ में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है, सेकंड हाफ में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम हो रहा है। आगे सुनिएगा दो। अब इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी वो लिखता है। तो आप देखिए इधर इसके पास शुरू में लैंथेनम +3 के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 0। और ल्यूटेशियम +3 फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर के हिसाब से बात करें, फर्स्ट मेंबर मतलब मैंने लैंथेनम को कंसिडर कर लिया अभी फिलहाल के लिए। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 0। फर्स्ट और लास्ट को आप छोड़ दे तो बाकी सबके पास एक ना एक कम से कम अनपेयर्ड है। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि कौन कौन डायामैग्नेटिक, तो बेटा लैंथेनम +3 और ल्यूटेशियम +3 ये दोनों का नेचर कैसा आ रहा है बेटा? डायामैग्नेटिक। और इसके अलावा जो बाकी सब है, रेस्ट ऑल, कौन से रेस्ट ऑल? +3 स्टेट वाले ना, ये जो बीच में लिखे हुए हैं, रेस्ट ऑल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो जाएंगे बेटा? पैरामैग्नेटिक। तो आपसे कभी पूछा जाए कि कौन डाया है कौन पैरा है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या हो जाएगा बेटा? डायामैग्नेटिक। तो लैंथेनम +3 एंड ल्यूटेशियम +3 डायामैग्नेटिक आपको दिख रहे हैं, क्योंकि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब रेस्ट ऑल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी पैरामैग्नेटिक।
तो देखिए लैंथेनम और ल्यूटेशियम क्या हो जाएगा बेटा, +3 में डाया, रेस्ट ऑल विल बी पैरामैग्नेटिक। आगे बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है देखें। इन सब में अगर आप चेक करें तो बेटा सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके कौन बैठा है +3 स्टेट में, गैडोलिनियम। तो आपसे पूछता है कि हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, तो किसका होगा बेटा, गैडोलिनियम +3। स्टेटमेंट यहां पर बोल रहा हूं, लिखिएगा, हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, डैश करके लिखेंगे, गैडोलिनियम +3, GD+3, गैडोलिनियम +3। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की, किसका ज्यादा है किसका कम है। एक और पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। पूछता है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, क्या पूछता है, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ध्यान सुना भाई, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किससे पता करते थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन से। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते थे उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होता है, उतना ज्यादा। लेकिन एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सिर्फ स्पिन पे डिपेंड नहीं करता, वो स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पे भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, यहां देखो हर जगह हम लोग बार बार क्या लिखते थे, स्पिन ओनली। एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जब सम निकालते हैं, इससे मिलता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। हालांकि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमें डिस्कस नहीं करना होता, इसीलिए हम लोग सिर्फ स्पिन स्पिन, और आपको एग्जाम में भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही आता है। लेकिन एक्चुअल कौन कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, उसके लिए हमेशा क्या देखना होता है बेटा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी जो हमने गैडोलिनियम की बात करी कि मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, गैडोलिनियम का। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, वो होता है नियोडाइमियम। किसका होता है बेटा, नियोडाइमियम। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डैश करके नियोडाइमियम, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डैश करके लिखे नियोडाइमियम, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डैश करके लिखे नियोडाइमियम।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हमने बात करी कि भाई सबसे ज्यादा स्पिन मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है बेटा, नियोडायमियम का। एनसीईआरटी की लाइन है, पुरानी एनसीईआरटी की, तो बाई चांस कभी आ जाए इसलिए बता दिया, वरना अभी फिलहाल के सिलेबस से हटा दिया गया है। आगे आते हैं। ये जो हमने मैग्नेटिक नेचर पढ़ा, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है बेटे यहां पर, वो प्रॉपर्टी कौन सी आती है, कलर। ठीक है, कलर की कहानी ठीक वैसी है जैसा आप डीडी में पढ़ते थे। याद करिए डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते थे कि D0 और D10 क्या होता है बेटा, कलरलेस। क्यों होते हैं, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और बाकी जो बीच वाले होते थे कौन कौन, D1 से लेकर D9, ये क्या दिखाते थे, कलर। ऐसा F में भी होगा, F0 और F14 क्या होते हैं, कलरलेस। और बीच वाले जो भी F आएंगे, मतलब F1 से लेकर F30, तो ये आप देखिए, ये F0 है और ये F14 है। तो जैसे लैंथेनम और ल्यूटेशियम डायामैग्नेटिक थे, वैसे ही लैंथेनम और ल्यूटेशियम कलरलेस भी होंगे। और बाकी बीच वाले जो आयन है वो क्या दिखाएंगे, कलर। हेडिंग डालने कलर, स्टेटमेंट लिखिएगा कलर के अंदर। जनरली F0 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशंस, generally F0 and F14 configurations are colorless. Generally F0 and F14 configurations are colorless. ब्रैकेट में लिख लेना, no FF transition possible, no FF transition possible। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में DD ट्रांजिशन होता था, वैसे F ब्लॉक में FF ट्रांजिशन होता है, बट उसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो अपने को बस पता होना चाहिए कि F0 F14 क्या कलरलेस। आगे लिखें, whereas F1 to F14 configurations, whereas F1 to F13 configuration, 14 नहीं है ना, F1 to F13 configuration show color, whereas F1 to F13 configuration show color। तो बेटा F0 और F14 वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है बेटा, कलरलेस। लेकिन ये जो बीच में F1 से लेकर F13 वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है, ये क्या दिखाती है बेटा, कलर। तो अब आपसे पूछेगा कि कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है, तो आप ये पॉइंट भी लिखेंगे, लैंथेनम +3 एंड ल्यूटेशियम +3 कलरलेस। इस तरह से लिख दें, लैंथेनम +3 एंड ल्यूटेशियम +3 कलरलेस, रेस्ट ऑल इन +3 शो कलर। तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि कौन कलरलेस है, तो F0 F14 वाला कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है। F0 F14 कलरलेस है, रेस्ट ऑल अगर आ रहे हैं तो उसमें FF ट्रांजिशन पॉसिबल है, और FF ट्रांजिशन पॉसिबल है वो क्या दिखा देंगे बेटा, कलर दिखा देंगे। आगे सुनिएगा, कलर के बारे में आप सुना, जो आपको यहाँ पर लैंथेनाइट के बारे में बताया गया है और जो कलर के बारे में बताया गया, सेम आप अप्लाई कर सकते हैं एक्टिनाइट के बारे में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। जैसे लैंथेनाइट में हमने 4F लिखा, वैसे एक्टिनाइट में क्या हो जाएगा बेटा, 5F0 से 5F14, वही कहानी है। और कलर के बारे में भी पूछा तो कलर में 4F और 5F का मतलब नहीं है, कलर में F0 और F14 का मतलब है, या फिर F1 से F13 का मतलब है। ठीक है, आते हैं कलर पे कुछ और बातें करने, समझिएगा ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन दिखाता है, तो सीरियम है ना, यहां पर टर्बियम आ गया था, है ना, एक ND आ गया था और एक DY आ गया था, ये सारे दिखा रहे थे। और +2 मैंने बोला था, ये सारे एलिमेंट्स थे जो +2 दिखाते थे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ये जो सीरियम है या ये जो टर्बियम है, और यहां पर जैसे EU और YB के बारे में पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने इन्हीं के बारे में मेंशन कर रखा है, इसलिए हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सीरियम और ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे +3 तो दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन सीरियम ने +4 ही क्यों दिखाया, +2 क्यों नहीं दिखाया, या YB ने +2 क्यों दिखाया, +4 क्यों नहीं दिखाया, इस टाइप का क्वेश्चन अराइज होता है। तो इनका रीजन मिलता है इनके कॉन्फ़िगरेशन से। आप देखिए सीरियम +3 का जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको दिख रहा है वहां पर, वो क्या है बेटा, 4F1। और जैसे ही सीरियम +4 में जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 4F0। और क्या 4F0 का मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं बेटा, है, क्योंकि आप देखो 58 एटॉमिक नंबर बेटा इसका, 58 है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 54 पहुंच गया, 54 पहुंच गया मतलब जेनॉन पहुंच गया। तो ये +2 नहीं दिखाता, +4 क्यों दिखाता है, इस कारण से दिखाता है। ऐसे टर्बियम को देखें, इधर देखें, ये रहा +3 में टर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या दिख रहा है बेटा, 4F8। जैसे ही टर्बियम +4 में जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4F8 से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आ जाएगा बेटा, 4F7। और 4F7 का मतलब आप समझ सकते हैं ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, हाफ फील्ड। तो आपसे पूछ सकता है कि सीरियम और टर्बियम क्यों +4 दिखाना चाह रहे हैं, +2 क्यों नहीं दिखाना चाह रहे,
तो आपको समझ में आना चाहिए इसका रीजन क्या है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट है इन्हीं दोनों में लगेगा, बाकियों में नहीं लगेगा, क्योंकि लिखता भी इसी के बारे में और अप्लाई भी इसी पे होता है। तो क्वेश्चन जब भी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पूछेगा इन्हीं दोनों के बारे में पूछेगा आपसे। इसी तरीके से EU और YB को देखिए +2 में, भाई EU पे +2 लगाइए और YB पे +2 लगाइए। देखिए जरा कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो बेटा YB, ये रहा, पहले तो EU देख लेते हैं। EU +3 में है 4f6, और +2 करेंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो EU पे जब एक और प्लस तो आ जाएगा, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 4f7, और ये बन जाएगा बेटा 4f14। तो आप देख सकते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ये दोनों +4 क्यों दिखा रहे हैं और ये दोनों +2 क्यों दिखा रहे हैं, ये +4 क्यों नहीं दिखा सकते या ये +2 क्यों नहीं दिखा सकते, तो आपको रीजन पता होने चाहिए। रीजन क्या है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर ले इन कॉन्फ़िगरेशंस को। चलिए बेटा ना, अब ये तो हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब अगला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। भाई यहां पर ये F7 है, यहां पर ये F7 है, तो आपसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछे तो आपको पता है, क्योंकि ये +3 तो कॉमन स्टेट था, ये +3 के अलावा वाली स्टेट की बात चल रही है यहाँ पर। तो देखिए जैसे +3 में लैंथेनम और ल्यूटेशियम डायमैग्नेटिक थे, क्या +4 में सीरियम और +2 में YB भी डायमैग्नेटिक आएंगे या नहीं आएंगे बेटा, आएंगे। तो आप ये चीज और लिखेंगे कि सीरियम +4 एंड YB +2 आर ऑल्सो डायमैग्नेटिक। Cerium +4 and YB +2 are also diamagnetic, are also diamagnetic। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है कि जो F0 F14 होते हैं इनको क्या होना चाहिए था बेटा, कलरलेस। लेकिन अब एक बात समझे, ये जो 4f0 है इसको कलरलेस होना चाहिए था, बट ये येलो कलर दिखाता है बेटा, और इसके कलर का रीजन है चार्ज ट्रांसफर। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीरियम +4 कलर दिखाता है या नहीं दिखाता। तो सीरियम +4 वैसे तो 4f0 है, इसको कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये कलर दिखाता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। जैसे मैंगनीज और क्रोमियम D0 होने के बावजूद भी कलर दिखाते थे, वैसे सीरियम +4 भी कलर दिखाता। तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा, सीरियम +4 शोज येलो कलर, सीरियम +4 शोज येलो कलर, ब्रैकेट में लिख लेना चार्ज ट्रांसफर। सीरियम +4 शोज येलो कलर, ब्रैकेट में लिखिएगा चार्ज ट्रांसफर, ब्रैकेट में लिखिएगा चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहां पर हम लोगों को बात करना है, एनसीईआरटी में गिवन है। क्या पॉइंट गिवन है, ध्यान सुनिएगा। अभी हम लोगों ने बात करा था कि यहां पर +4 कौन कौन दिखाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट थे। उन बहुत सारे एलिमेंट्स जो +4 दिखा रहा है ना, तो +4 के बारे में मेंशन करता है एनसीईआरटी कि वो +4 केवल और केवल अपने ऑक्साइड कंपाउंड्स में दिखाता है। ऐसा नहीं कि +4 कहीं भी दिखा देगा, नहीं, सिर्फ +4 में उनका कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा, ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड में अगर आपको M पे +4 लाना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्साइड किस टाइप का बनेगा, MO2 टाइप का, मतलब MO2 टाइप का ऑक्साइड बनेगा इसका। तो ये जो सीरियम पे +4 आ रहा है, ये कौन से कंपाउंड में आ रहा है, ऑक्साइड कंपाउंड में आ रहा है। CeO2 जो होता है इसी पे कलर आ रहा होता है। तो जहां पर अभी अपने +4 वाले जो एलिमेंट्स लिखे थे, सीरियम वीरियम, वहां पर आप मेंशन भी कर लेना कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन ओनली इन MO2 टाइप कंपाउंड्स। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन ओनली इन MO2 टाइप कंपाउंड्स, मतलब ऑक्साइड कंपाउंड्स बनाएगा, उसी में आपको +4 स्टेट देखने को मिलेगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन ओनली इन MO2 टाइप कंपाउंड्स, MO2 टाइप कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि सीरियम कैन शो +4 स्टेट इन। अब आपको दिया सीरियम का +4 में एक ये कंपाउंड दे दिया, सीरियम का नाइट्रेट दे दिया, सीरियम का +4 का सल्फेट दे दिया, सीरियम का +4 का हाइड्रोक्साइड दे दिया, और सीरियम का +4 का ऑक्साइड दे दिया। अब आपको वहां जब दिखेगा ना सीरियम +4, तो आपको तो सब बराबर ही दिखेगा, +4 ही तो है।
अब अपने को पता होना चाहिए कि यही दिखाता है बस, बाकी सब बनते ही नहीं है ना। तो कोई भी एलिमेंट इनमें से जब +4 दिखाएगा तो केवल और केवल कहां दिखाएगा, ऑक्साइड टाइप के कंपाउंड में दिखाएगा। ये लिखता है एनसीईआरटी क्लियरली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि MO2 टाइप का जो कंपाउंड है वहीं पर इसका क्या बनेगा बेटा, +4 टाइप का स्टेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आपसे पूछेगा कि सीरियम जो है, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, सीरियम जो है, सीरियम के 2 स्टेट पढ़े आपने, एक तो +3 और एक +4। और सीरियम +3 और सीरियम +4 में से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रहा था, 4f0, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रहा है, 4f1। तो सीरियम +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। लेकिन सीरियम से पूछा जाए कि तू दिखाना क्या चाहता है, क्योंकि एनसीईआरटी सीरियम के बारे में लिखता है, इसलिए इसी की बात कर रहा हूं। तो सीरियम से पूछा जाए कि तू +3 दिखाना चाहता है या +4 दिखाना चाहता है, समझ में आ जाना चाहिए अपने आप ही। क्या दिखाना चाहेगा, +3 लिखा है एनसीईआरटी ने। आएगा जमाना यही लगा के आएगा, ये ध्यान रखना, आंसर की आएगी फिर ही पता चलेगा, ठीक है। लिख लो लाइन, सीरियम प्रेफर्स टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम प्रेफर्स टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो दिखावे पे मत जाना, और जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के देगा, बस यही कराता है इनऑर्गेनिक में ना, लिख के दे देगा, खत्म, खल्लास, फिनिश, उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें इसमें, ये तो सीरियम की बात हो गई कि सीरियम +3 दिखाना प्रेफर कर रहा है। आगे पॉइंट पे चलते हैं। सीरियम के बारे में एक और क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा। सीरियम +4 कैन एक्ट एज, सीरियम +4 कैन एक्ट एज, पहला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन गुड एनालिटिकल रिएजेंट, रिएक्शन के एनालिसिस में काम आता है, गुड एनालिटिकल रिएजेंट, गुड एनालिटिकल रिएजेंट, और चौथा बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3, ठीक है। +4 में है, +3 में जाएगा, खुद का होगा रिडक्शन, काम करेगा किसकी तरह बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दूसरी बात, ये जो गुड एनालिटिकल रिएजेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, स्टार मार्क कर लेना उस पॉइंट पे ना, सीरियम +4 इज अ वेरी गुड एनालिटिकल रिएजेंट, है ना। रेट डिटर्मिनेशन में इसको बार बार यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, तो ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है, कभी भी आ जाए तो प्रॉपर्टी है, पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई बेटा कलर के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, जो भी बातें हमें समझनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमें समझना है वो रिएक्शंस के बारे में समझना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। और वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है इस तरह से, सर्कल बना के, है ना। यहां पर लिखा है लैंथेनाइट, सारे लैंथेनाइट, ये कोई भी हो सकता है, सिर पर नदियां प्रेम के समय, उनमें से कुछ भी आ जाए, सबके लिए ये बात वैलिड है। और आप देखें इसमें हम इवन ये भी ले सकते हैं, लैंथेनम भी ले सकते हैं, वो भी चल जाएगा, वो भी इस तरह की स्टेट दिखाता है। आपको एनसीईआरटी में इनकी रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है सबसे पहले तो सेकंड पीरियड के जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, कार्बन आ गया। इसके अलावा अगर हम लोग लें यहां पर तो एक वाटर के साथ रिएक्शन दे रखी है, हेलोजन के साथ रिएक्शन दे रखी है, सल्फर के साथ रिएक्शन दे रखी है, एसिड के साथ रिएक्शन दे रखी है। इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। और इन सारी रिएक्शंस का, है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस, आपको सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना और कुछ भी नहीं करना इसमें। अब बताइए सारे के सारे लैंथेनाइट जो इनका कॉमन स्टेट क्या है बेटा, +3। अब जब ऑक्सीजन से कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है अपना ऑक्साइड। बेटा नॉर्मल ऑक्साइड बनाना, आपको पर सुपर के बारे में नहीं सोचना, नॉर्मल ऑक्साइड बनाना है। इस पे +3 और नॉर्मल ऑक्साइड पे क्या होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ln2O3। सल्फाइड, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के, और सल्फाइड पे भी सल्फर पे -2 होता है, इस पे +3 है, तो Ln2O3 Ln2S3 टाइप के इनके क्या मिल जाएंगे, सल्फाइड। आगे आइए, नाइट्राइड बनाना है, LNN टाइप का नाइट्राइड बनेगा, क्योंकि इस पूरे पे +3 और इस पूरे पे -3, चार्ज बैलेंस हो गया। आइए हेलोजन पे, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा, हैलाइड।
तो ये +3 है -1 हैलाइड बन गया LnX3 टाइप का। वाटर के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इनका हाइड्रोक्साइड किस टाइप का बनेगा, LnOH थ्राइस टाइप का, पर साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से, ये पूरा सर्कल ऐसा बना के दे देता है, और इन हाउ मच ऑफ दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो वाटर वाली रिएक्शन है इसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। और सुने, एसिड पे आइए। जैसे आपको ये रिएक्शन दी, इधर देखो Na+HCl, तो बताइए यहां पर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, NaCl+H2। इसी तरह से आपको दिया Na+H2SO4, तो क्या बनेगा, Na2SO4+H2। ये आगे बात। तो आप देखिए, जब किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो पहले तो मेटल का सॉल्ट मिलेगा, पर सॉल्ट किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ एसिड पे। पर एक बात है कि अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, और ये हाईली रिएक्टिव है सारे मेटल्स, तो ये क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके रिलीज कर देंगे। मेन प्रोडक्ट जो है, ये सॉल्ट नहीं लिखा जा रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि एसिड कौन सा है वो अभी मेंशन नहीं किया, तो एसिड जो आएगा उसके हिसाब से सॉल्ट बनेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि हाइड्रोजन को ये क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ये कॉमन है। तो दो रिएक्शन आपको दिख रही है जहां हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेस हो रहा है। और देखें, अगला जो रिएक्शन है वो कार्बन का है। सुनना मेरी बात ध्यान से, कार्बन के साथ जब रिएक्शन है तो कार्बन के साथ जो रिएक्शन है वो हीट डिपेंडेंट होती है बेटा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट। और हीट के हिसाब से अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स मिलते हैं आपको। 3 तरह के कार्बाइड मिलते हैं, ये आपको प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले अगर मैं कार्बाइड की बात करूं तो 3 तरह के कार्बाइड्स आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। जैसे ये मिल गया, एक Ln2C3 टाइप का कार्बाइड मिल गया, एक LnC2 टाइप का कार्बाइड आपको मिल गया, और इनमें से अगर मैं बात करूं तो एक Ln3 टाइप C टाइप का कार्बाइड मिल गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछता है, सुने इधर, अभी क्वेश्चन लिखा देता हूं। क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा कार्बाइड आपको नहीं मिलता। 4 ऑप्शन देगा, देखें इधर ध्यान से। तो Ln2C3 दे दिया, एक Ln3C दे दिया आपको, एक सपोज LnC2 दे दिया, और एक आपको दे दिया Ln3C2, सपोज ये दे दिया। तो अब अपने को अगर याद है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे कि ये वाला कार्बाइड इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रिएक्शन लिखे, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कार्बाइड मिलते हैं, तो वो कार्बाइड्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई कौन सा कार्बाइड मिलता है और कौन सा कार्बाइड नहीं मिलता है। चलिए बेटा ना, ये रिएक्शंस के बाद यहाँ पर जो ये कार्बाइड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। व्हेन लैंथेनाइड्स आर बर्न्ड विथ कार्बन, व्हेन लैंथेनाइड्स आर बर्न्ड विथ कार्बन, which of the following, when lanthanides are burned with carbon, which of the following carbide is not formed, which of the following carbide is not formed, when lanthanides are burned with carbon, which of the following carbides is not formed। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको ये याद रखें कि भाई शुरू के 3 जो है वो बनते हैं, लास्ट वाला जो है वो नहीं बनता, तो याद रख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में या रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट होता है। अब छोटे मोटे पॉइंट्स या फैक्ट्स एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, वो लिखवा दे रहा हूं आपको, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। पहला पॉइंट लिखेंगे नोट बना के, सैमेरियम इज स्टील हार्ड, सैमेरियम इज स्टील हार्ड, SM जो होता है, सैमेरियम नाम है, सैमेरियम इज स्टील हार्ड। वैसे
सारे के सारे जो लैंथेनाइड्स होते हैं सबके सबकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शनली हार्ड एक एलिमेंट होता है और वो कौन होता है? सेमेरियम। तो ये फैक्ट दिया हुआ एनसीईआरटी में, कभी डायरेक्ट आ जाए कि डैश इज स्टील हार्ड तो पता है तो ही हो पाएगा, तो सेमेरियम इज स्टील हार्ड, याद रखिएगा इसको। और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इनका फर्स्ट आई और सेकंड आई, कैल्शियम की फर्स्ट आई और सेकंड आई के कंपेरेबल होता है। 600 एंड 1200 वैल्यू भी उस टाइम पे बोला था मैंने आपको। आगे बात करें, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मिश मेटल, MISCH, मिश मेटल is an alloy of, mish metal is an alloy of lanthanides, mish metal is an alloy of lanthanides, ब्रैकेट में 95%, mish metal is an alloy of lanthanides, ब्रैकेट में 95%, and iron 5%. मिश मेटल इज एन अलॉय ऑफ लैंथेनाइड्स एंड आयरन, जिसमें लैंथेनाइड 95% होंगे, आयरन 5% होंगे, एंड सम अदर इंप्योरिटीज लाइक sulfur, carbon, some other impurities like sulfur, carbon, aluminium, calcium, sulfur, carbon, aluminium, calcium, etc. है ना? ये जो एल्यूमिनियम, कैल्शियम वगैरह ये वही 5% में आ जाएंगे, तो इतना ही कुछ है। इसके बारे में स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। इट इज पायरोफेरिक इन नेचर, पायरो, PYROPHERIC, पायरोफेरिक, PYROPHERIC, पायरोफेरिक इन नेचर। पायरोफेरिक का मतलब होता है फायर रेजिस्टेंट, आग नहीं लगती इनमें। पायरोफेरिक, फायर रेजिस्टेंट। बेसिकली जो सिगरेट लाइटर्स बनते हैं, उस लाइटर में जो ऊपर का आपको सिल्वर का प्लेट जो दिखता है, वो प्लेट इसी का बना होता है, जो सिल्वर कलर लगा होता है। पायरोफेरिक होते हैं, हीट मतलब फायर नहीं होगा इसमें। तो जब जैसे लाइटर को अपन किया तो भाई जो प्लास्टिक, नीचे तो मेनली प्लास्टिक के वो डिजाइन कुछ भी बने रहते हैं, तो वो प्लास्टिक जो है वो तो अगर ऊपर भी प्लास्टिक बना दो तो जल जाएगा। तो इसीलिए ऊपर जो प्लेट बनी हुई होती है ना, वो किसकी बनी होती है? जिसको आप रोटेट करते हो, वो सिल्वर टाइप का जो मेटल आपको दिख रहा है वो कुछ नहीं होता, वो एलॉय होता है, मिश मेटल होता है, और ये फायर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखें इसके बाद, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिनाइड्स। तो ढक्कन नहीं संभल रहे तेरे से, हालांकि उछाले पड़ा हुआ है। सैटरडे मतलब ये थोड़ा ढक्कन खोलते फिर रहा तुम्हें। समय होने दे बेटे, समय हर हर चीज का समय होता है ना। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, समय का इंतजार करो, सब्र समय से भी नहीं मिल रहा। तुम्हारे दिक्कत अलग ही लेवल की। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, कोशिश करते रहो, प्रयास जारी रखो, मिलेगा मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। ठीक है, हाँ। आज तो माइक ही मांग रहा था मैंने सुना। सही है, सही लगे रहो, बिल्कुल सही है, लगे रहो, बिल्कुल सही है। लिखो पॉइंट्स, लिखो अभी, लिखो जल्दी लिखो पहले। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ एक्टिनाइड्स, oxides and hydroxides of actinides are more basic as compared to oxides and hydroxides of lanthanides. Oxides and hydroxides of actinides are more basic as compared to oxides and hydroxides of lanthanides. देखिए, पीरियोडिक टेबल याद करें थोड़ा सा, तो पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया था कि ये बेटा जो सीरीज है लैंथेनाइड्स की, और ये सीरीज किसकी बेटा? एक्टिनाइड्स की। ये 58 से 71 वाली रेंज हो गई, और ये 90 से 103 वाली रेंज हो गई। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो लेंथ कोई भी आए, चाहे ऑक्साइड आए, हाइड्रोक्साइड आए, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था। और मैंने बोला था कि जब भी एफ ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आता है, चाहे आईई का आए, चाहे साइज का आए, आपको क्योंकि इनका अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट है, तो आप बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो उस टॉपिक में लेफ्ट टू राइट के लिए आप लगाया करते थे। जैसे अभी हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें बाई चांस, तो पीरियोडिक टेबल में जब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को लेफ्ट टू राइट देखते थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता था? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहां पर भी वही बात है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यहां पर भी वही बात है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, अभी जो लिखा है वो टॉप टू बॉटम लिखा है, कि जब लैंथेनाइड से एक्टिनाइड की तरफ जाओगे तो मोर बेसिक कौन होगा? एक्टिनाइड, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखाया गया। तो यहां पर आके जो एफ ब्लॉक है ये समाप्त होता है। मॉड्यूल बोला था लेके आने के लिए, नहीं बोला था, कोई बात नहीं।
बिना मॉड्यूल के पढ़ो फिर। अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेटलर्जी। चले मेटलर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और मेटलर्जी स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आपको एक इस पे जनरल बात बता दे रहा हूं, आपको इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है ये जरूरी है। आप मेटलर्जी को, जैसे बाकी चैप्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं, मेटलर्जी के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेटलर्जी को मॉड्यूल से पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे, कारण समझिए उसका। आपको ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़नी नहीं, आप पढ़िएगा एनसीईआरटी, बट इस चैप्टर को प्रिपेयर करते वक्त पहले आप मॉड्यूल से प्रिपेयर करेंगे। जब मॉड्यूल प्रिपेयर हो जाए फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, चलेगा। आप, है ना, अगर एनसीईआरटी उठा लोगे डायरेक्टली तो आपको प्रोसेस ही समझ नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी लैंग्वेज सारी मिक्स करके दे रखी, कंबाइन करके दे रखा, तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो गया किस स्टेप पे। तो आप पहले मॉड्यूल यूज करेंगे। मॉड्यूल में क्या है कि एक्चुअल में आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा रखी है, तो आप इसके लिए मॉड्यूल प्रेफर करेंगे। मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपको अगर एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मेटलर्जी में क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले वो समझ लें, वो क्लियर कर ले माइंड में। आप जब लास्ट में मेटलर्जी पढ़ोगे, है ना, तो आपको इसको फ्लो चार्ट बना के पढ़ना है, सीधी सी बात यही है। हर स्टेप में इसमें बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, स्टेप आएंगे, हर स्टेप में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रोसेस किस मेटल के लिए लगता है। तो अपने को इसी बात को फोकस में रखते हुए अपन स्टेप्स पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस इस मेटल के लिए लग रहा है, और दूसरा वो जो प्रोसेस आप पढ़ोगे उस प्रोसेस के पीछे का प्रिंसिपल या लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जैसे जैसे बढ़ेगा तब देखा जाएगा, बट मेनली जो क्वेश्चन आता है आपको मैच द कॉलम टाइप के आते हैं इस चैप्टर पे, कि ये प्रोसेस इसके लिए, वो प्रोसेस इसके लिए, ये वाली प्रोसेस इनमें से किस मेटल के लिए लगेगी, या इस मेटल के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मेटलर्जी है क्या, स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। और मैं फिर से वही बोलूंगा, मॉड्यूल आप प्रेफर करें, जिसके पास मॉड्यूल है, नोट्स वोट्स इसकी बनाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको, मॉड्यूल में दे रखा है। जो अब भी बता रहा हूँ सीक्वेंस वही है, मॉड्यूल का ही सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। आपको लिखना होगा तो लिख लेना, पर साथ साथ लिख लेना, ठीक है। मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, मेटलर्जी में है क्या क्या पॉइंट्स वो समझिए। मेटलर्जी होता क्या, सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि मेटलर्जी का जो दूसरा नाम है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये नाम होता है इसका। तो आपको ये पता है कि मेटल जो होते हैं ये ऐसे, मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं या कार्टून में दिखाते हैं कि जमीन में दो गेती या फावड़े मारे और ऐसा सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में मेटल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं, और मेटल्स कभी भी ऐसे इकट्ठा नहीं होता, मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एक ऐसा रॉक मिल रहा है आपको, है ना, उस रॉक में छोटे छोटे मेटल के फाइन पार्टिकल्स होंगे, और उस फाइन पार्टिकल में भी मेटल के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, इस तरह की चीजें होती हैं। तो मेटल कभी भी आपको अकेला ऐसा नहीं मिलेगा कि इतना सारा गोल्ड इकट्ठा मिल गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिफाइन करके उस पर बहुत सारी प्रोसेस लगानी होती है। तो मेटलर्जी क्या है, अर्थ क्रस्ट से मेटल को निकाल के उसको प्यूरिफाई करके रिफाइन करने तक का जो पूरा प्रोसेस है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक का, ये पूरा प्रोसेस कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाता है, मेटलर्जी। द प्रोसेस फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टू इट्स प्यूरिफिकेशन इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेटलर्जी में कुछ टर्म्स आपको पढ़नी है। 3 टर्म्स यहां पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। पहली टर्म आती है बेटा मिनरल, दूसरी टर्म आती है बेटा ओर, और तीसरी टर्म आती है गैंग या फिर मैट्रिक्स। अब ये तीनों टर्म क्या है, इनको वन बाय वन में आपको समझाते हुए चल रहा हूं, देखते चलिए। सपोज ये अर्थ का वो हिस्सा है, बचपन में आपने मैप्स बनाए होते हैं कि यहाँ पर गेहूं है, यहाँ पर चावल है या धान है, यहाँ पर, है ना, इस तरह की चीज मिल रही, मक्का मिल रहा, बाजरा मिल रहा। ऐसे मेटल्स का भी आपने मैप बनाया होता है कि अर्थ के इस जगह पे, मतलब इंडिया में इस जगह पे बॉक्साइट मिलता है, इस जगह पे गोल्ड मिलता है, इस तरह की चीज है ना। तो मान लो ये एक मैप है, और इस मैप पे आपको दिखाया गया कि यहां पर मेटल है, यहां पर मेटल है, और यहां पर मेटल है। 3 जगह दिखा दी जहां पर मेटल है। यहां पर जो मेटल हम लोग अज्यूम, कोई भी मेटल हो सकता है, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, गोल्ड। यहां से आपको गोल्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। यहां से भी गोल्ड मिल सकता है, यहां से भी गोल्ड मिल सकता है। अर्थ की हर वो जगह जहां से मेटल मिल सकता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल। ऑल दोस प्लेसेस ऑफ अर्थ फ्रॉम वेयर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, या ऑल दोस प्लेसेस ऑफ अर्थ विच कंटेन मेटल आर नोन एज मिनरल। हर वो जगह जहां पर मेटल है उसको क्या बोला जाएगा, मिनरल बोला जाएगा।
अभी हम लोग गोल्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस छोटे से हिस्से में आपको ये मिनरल 1 दिख रहा है, ये मिनरल 2 दिख रहा है मान लीजिए, और ये गोल्ड का मिनरल 3 है। लेकिन गोल्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन हर जगह से गोल्ड निकाला जाए ये जरूरी नहीं है। कैसे पता चलेगा कहां से निकालना है, कहां से नहीं निकालना, उसको समझने की कोशिश करें। जब आप यहां से गोल्ड निकालेंगे तो एक एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना गोल्ड मिलेगा, पहली बात तो ये देखी जाती है, और उस गोल्ड को निकालने के लिए खर्चा कितना लगेगा ये भी देखा जाता है। मान लो यहां से जो गोल्ड निकलने वाला है वो 100 करोड़ का निकलने वाला है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ध्यान सुने। इससे ज्यादा, इससे नहीं, इंडस्ट्रीज में जब बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्रीज में क्योंकि वहां पर टन्स ऑफ गोल्ड निकल रहा होता है, ये 100-200 करोड़ में कुछ भी नहीं होता, वहां 1000-2000 5000 करोड़ का मेटल या मिनरल निकल रहा होता है ना, इस लेवल की बात होती है। अपन तो बहुत हल्के लेवल में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। आगे सुने, अपन किफायती तौर पे बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, सुनो अभी, सुने ध्यान से, सुनो इधर ध्यान से। गोल्ड जो है यहां से कितने का मिलने वाला, 100 करोड़ का, यहाँ मिलने वाला 50 करोड़ का, यहाँ मिलने वाला 200 करोड़ का। अब लेकिन इस 100 करोड़ के गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए खर्चा 200 करोड़ का होने वाला है। तो अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो बोल देगा कि भाई यहां से गोल्ड नहीं निकालना है। यहां पर गोल्ड है या नहीं है? है। अर्थ की हर वो जगह जहां गोल्ड है या मिनरल है, गोल्ड नहीं मतलब मिनरल है, मतलब कोई भी मेटल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल। लेकिन यहां से आप मेटल को निकाल लेंगे नहीं, मतलब ये मिनरल तो है लेकिन ये ओर नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां से जब मेटल निकालोगे प्रॉफिट नहीं हो रहा। सारा काम मेटलर्जी में एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है, वो है प्रॉफिट। यहां पर आइए, मेटल कितना है बेटा? 50 करोड़ का मेटल निकलने वाला है, गोल्ड निकलने वाला है, और इस 50 करोड़ के गोल्ड को निकालने के लिए खर्चा लगने वाला है सपोज 20 करोड़ का। तो यहां से आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते वक्त प्रॉफिट के साथ कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब आराम से निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़े, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से प्रॉफिट मिल रहा था, पर पता चला कि ये जो साइट है जहां पर आप एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, उसके आसपास वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला एरिया हो, या अर्थक्वेक आने वाला सिस्मिक जोन हो, या लैंडस्लाइड होने वाला जोन हो, तो ऐसी जगह पे सेटअप नहीं लगाया जाएगा। यहां से गोल्ड निकल भी सकता था, प्रॉफिट से भी निकल सकता था, लेकिन कन्वीनियंटली नहीं निकल पाता। हो सकता है आप डिग आउट करते अंदर से एनाकोंडा निकल के आ जाता है ना, या डायनासोर आ जाता, कुछ भी। तो ऐसी जगह जहां से, है ना, जहां से आप मेटल को प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो लेकिन कन्वीनियंटली नहीं निकाल सकते, तो इसको भी मिनरल बोला गया, लेकिन ओर नहीं बोला जाएगा। आगे बात करें, यहां पर ये ओर नहीं है ना, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट तो मिल रहा था लेकिन कन्वीनियंट नहीं था, ऐसा मान के चले। ये 200 करोड़ का गोल्ड यहां से निकलने वाला है, मान लीजिए खर्चा 100 करोड़ के आसपास आने वाला है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट भी और यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली कन्वीनियंटली निकलेगा। तो हम इस साइट को यूज करेंगे ओर के फॉर्म में गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब यहां पर कुछ बात आ रही है आपके सामने, मिनरल पे फोकस करें। गोल्ड यहां भी है, गोल्ड यहां भी है, गोल्ड यहां भी है। अर्थ की हर वो जगह जहां पर मेटल है उसको क्या बोलेंगे बेटा? मिनरल। लेकिन वो मिनरल जहां से आप मेटल को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली निकाल सकते हो, उसे क्या बोला जाएगा? ओर। तो बताओ, ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये टर्म आपने सुन रखी होगी, ये इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से जब आपने अर्थ क्रस्ट को डिग आउट किया, रॉक्स निकाले, पत्थर निकाले, लंप्स निकाले, तो वहां पर गोल्ड तो है, लेकिन मतलब गोल्ड ऐसे पार्टिकल के फॉर्म में होता है। गोल्ड के साथ मिट्टी, घास फूस, हड्डी वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें जो दफनाई हुई होंगी पहले से, वो निकल के आ रही होंगी, फॉसिल्स निकल के आ रहे होंगे, तो कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज आ जाती बेटा। और ओर के साथ जो अनवांटेड इंप्योरिटीज आती है उसको क्या बोला जाता है बेटा? गैंग या फिर मैट्रिक्स। और सुने, आगे चैप्टर में मिनरल के ऊपर कभी कोई बात होगी नहीं, क्योंकि हमें मेटल कहां से निकालना है, मिनरल से निकालना है या ओर से निकालना है? ओर। तो आगे पूरे चैप्टर में जब भी हम टर्म यूज करेंगे, मिनरल टर्म यूज नहीं होगा, कौन सा टर्म यूज होगा? ओर टर्म यूज होगा, ठीक है। तो ये तो हमने डेफिनेशंस की बात करी कि भाई किसकी क्या डेफिनेशन है और किसका क्या मीनिंग है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को लिखने की अगर जरूरत है तो लिख लो, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, वैसे मॉड्यूल में सब दे रखा है ना, बस टाइम सेव कर रहे हैं क्या, मॉड्यूल से लिख लेना आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, और दिक्कत आए तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, वापस देख लेना क्या है। चले आगे बढ़े, इसमें अब नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ ओर्स। टाइप्स ऑफ ओर्स सुनिएगा, चैप्टर में सारा डिस्कशन अब किसके ऊपर चलेगा बेटा? ओर के ऊपर।
और जो है ये दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी के होते हैं। पहला आता है नेटिव और दूसरा आता है बेटा कंबाइंड ओर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। नेटिव और कंबाइंड ओर। नेटिव का मतलब क्या? रेडॉक्स रिएक्शन याद करिए, रूल पढ़िए, रूल वहां पर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल पढ़े होते हैं, उसमें एक रूल आता है, ऑल द एलिमेंट इन देयर नेटिव स्टेट विल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ याद आ रहा है साहब? नेटिव मतलब अकेला, नेटिव मतलब अकेला, मेटल अकेला है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और कंबाइंड मतलब मेटल अकेला नहीं है, किसी के साथ जुड़ा हुआ मिल रहा है। सारा खेल आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ली के बाप से काका ने मांगी, क्या मांगी थी? अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी, होगी आज पिटाई, और लास्ट में शक्ति कपूर का आओ। ये पूरी सीरीज है। इस सीरीज में ध्यान सुनना, ये जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे चलता है, ये पूरा मेटलर्जी, आप इसको समझ लेंगे एक बार तो वो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टिव, और नीचे वाले क्या है? लेस रिएक्टिव। नेटिव फॉर्म में वो मिलेगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। और क्या आपको ये पता है कि गोल्ड और प्लेटिनम को नोबल मेटल्स भी बोला जाता है बेटा? यस। तो ये लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए ये कौन से फॉर्म में मिलेंगे बेटा? नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। और बाकी जो इसके ऊपर वाले वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ चिपके हुए आपको मिलेंगे, और इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं। तो नेटिव और बनाने का काम वो करेगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। और इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा बेटा? गोल्ड आ गया, प्लेटिनम आ गया, कभी कभार सिल्वर भी आ सकता है, क्योंकि सिल्वर की भी रिएक्टिविटी कम है। सिल्वर के दो फॉर्म मिलते हैं नेचर में, नेटिव भी मिलता है, कंबाइंड भी मिलता है। तो ये आपको हमेशा ऑप्शन से जज करना पड़ेगा। ये दोनों तो नेटिव है ही, सिल्वर नेटिव भी होता है, सिल्वर कंबाइंड भी होता है, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे जज करना है, ध्यान सुनिए। आपको क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाउंड इन नेटिव फॉर्म, तो आपको चार ऑप्शन देखने, और चार ऑप्शन में से किसको देखना है? लीस्ट रिएक्टिव। जो भी चार ऑप्शन दिए हैं उनमें चारों में से जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसको आप टिक कर देंगे कि वो किस फॉर्म में मिलेगा? नेटिव फॉर्म में मिल रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड फॉर्म में कौन मिलेगा? जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे। अब ये बाकी जो मेटल्स आपके सामने, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर, ये सारे के सारे रिएक्टिव फॉर्म में है, और ये कहीं ना कहीं और के फॉर्म में मिल रहे होते हैं, किसी से जुड़े हुए मिलते हैं। किस किस के साथ जुड़े हुए फॉर्म में मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो कंबाइंड ओर को तीन कैटेगरी में हमारे सिलेबस में डिवाइड किया गया है। एक तो कंबाइंड ओर हैलाइड टाइप की हो सकती है, ऑक्साइड या ऑक्सीजनेटेड। ऑक्साइड जब भी लिखा जाएगा इसका मतलब है ऑक्साइड के अलावा जैसे कार्बोनेट आ गया, उसमें भी ऑक्सीजन है, सल्फेट आ गया, ऑक्सीजन है, इस तरह की बात हो रही है। और एक आता है सल्फाइड ओर। तो कंबाइंड ओर तीन कैटेगरी की है, हैलाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड। अब सुने, ये नेटिव हो गए। नेटिव के ऊपर वाले सारे रिएक्टिव हैं, तो सारे कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन कौन किस फॉर्म में मिलेगा वो समझना है। ये सीक्वेंस ईसीएस के हिसाब से लिखा गया है, हैलाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। ऊपर वाले जो ये एस ब्लॉक के हैं ये हैलाइड फॉर्म में मिलेंगे। कौन से फॉर्म में मिलेंगे? हैलाइड। तो आप यहां पर जो हैलाइड फॉर्म है ना, उसमें कौन मिल रहा है? लिथियम टू मैग्नीशियम। ये हैलाइड फॉर्म में मिलेंगे। ऐसा कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है कि ये हैलाइड ही मिलेगा, हो सकता है इसका ऑक्साइड भी मिलता हो, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में इसका क्या पढ़ना है? हैलाइड पढ़ना। एक मेटल की बहुत सारी ओर्स होती है बेटा, एक ही ओर नहीं होती है, तो उसका हो सकता है हैलाइड भी मिलता हो, ऑक्साइड भी मिलता हो, सल्फाइड भी मिलता हो, लेकिन आपको वही बताया जा रहा है जो सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है एल्यूमिनियम से लेकर, जैसे ही एस ब्लॉक खत्म हुआ तो ये जो पी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, ये जो पी ब्लॉक के साथ बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे आपको ऑक्साइड या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में मिलेंगे। मतलब ऑक्साइड फॉर्म में कौन कौन आ रहा है बेटा? एल्यूमिनियम से लेकर एसएन। सिलेबस में याद करिए आपको बॉक्साइट पढ़ना होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का Al2O3 होता है, तो अब यहां से याद कर लेंगे। यहां से ऑक्साइड आ रहा है, इसके आगे तक ऑक्साइड चले जा रहा है। ऊपर जो एस ब्लॉक वाले हैं वो क्या मिल रहे हैं बेटा? हैलाइड फॉर्म में। और सुनेंगे अगला जो आ रहा है सल्फाइड। सल्फाइड कौन बनाता है? हाइड्रोजन के ऊपर और नीचे वाले जो होते हैं, आसपास वाले जो होते हैं, ये आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। अब आपको सल्फाइड याद करना है, तो याद करिए क्यों आज होगा प्रभात। ये चारों एलिमेंट जो टिक करें आप उनको देख लो, क्यों आज होगा प्रभात। तो आपसे पूछे कि कौन सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, तो क्यों आज होगा प्रभात। ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? सल्फाइड, और बाकी क्या हो गए? नेटिव फॉर्म हो गए। सिल्वर के बारे में फिर से बोलूंगा, सिल्वर कंबाइंड भी मिलता है, सिल्वर नेटिव भी मिलता है, दोनों फॉर्म मिलते हैं सिल्वर के। तो ये आपका टाइप हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अगला जो पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी के टाइप पे चलते हैं। मेटलर्जी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सुने ध्यान से। मेटलर्जी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आता है बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दूसरा आता है बेटा पायरोमेटलर्जी, और तीसरा आता है बेटा हाइड्रोमेटलर्जी। मैं सीक्वेंस जो बना के चल रहा हूं वो ईसीएस के हिसाब से बना के चल रहा हूं। जैसे यहां मैंने हैलाइड ऑक्साइड सल्फाइड लिखा ताकि ईसीएस से याद हो जाए, वैसे यहां पर इलेक्ट्रो पायरो हाइड्रो लिखा गया, ये भी ईसीएस के हिसाब से चल रहा है। जो ईसीएस में ऊपर आ रहे हैं उनके लिए क्या लगाओगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जो बीच में आ रहे हैं उनके लिए क्या लगाओगे? पायरोमेटलर्जी। और जो हाइड्रोजन के आसपास या उसके नीचे आ रहे हैं उसके लिए क्या लगेगा? हाइड्रोमेटलर्जी। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी किस किस के लिए लिखा जाता है? ये देखो, ये जो हैलाइड वाले हैं ना उनके लिए क्या लगाएंगे आप? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये किसके लिए लगेगा? एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए। साथ ही साथ इसमें एल्यूमिनियम भी आ जाता है। कौन आ जाता है? एल्यूमिनियम। फिर ये जो बीच वाले दिख रहे हैं आपको यहां पर या ये यहां पर इस तरह से, इनके लिए आप यूज करोगे पायरो। पायरो में एग्जांपल के पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन आ गया। जिंक आ गया, जैसे आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, कॉपर आ गया, एटसेट्रा। ये बीच वाले जो इंटरमीडिएट होते हैं, डी ब्लॉक वाले खासकर उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पायरोमेटलर्जी। और जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं उनके लिए क्या यूज होता है? हाइड्रोमेटलर्जी। मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, मेटल प्लेस्ड बिलो, छापा वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप क्या यूज करते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब इसमें कंडीशन समझते चलिएगा आगे। इनमें से सर कॉपर भी तो हाइड्रोजन के नीचे आता है छापा में, तो वहां लिखा हुआ है, सुनते चलना समझते चलना चीजों को। कॉपर के 2 फॉर्म मिलते बेटा, एक हाई ग्रेड कॉपर ओर्स होती है और एक लो ग्रेड कॉपर ओर्स होती है ना। वैसे तो सभी के होते हैं बट एनसीईआरटी में जिसके लिए जो लिखा है बस उतनी बात करेंगे हम लोग। हाई ग्रेड कॉपर ओर्स और लो ग्रेड कॉपर। हाई ग्रेड का मतलब क्या? कॉपर का ऐसा ओर जहां पर कॉपर का परसेंटेज या कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको बोलते हैं हाई ग्रेड, और ऐसा कॉपर का ओर जहां पर कॉपर का कंसंट्रेशन कम है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लो ग्रेड कॉपर ओर। तो जो हाई ग्रेड कॉपर ओर होता है ना उसके लिए यूज होता है पायरोमेटलर्जी, और जो लो ग्रेड होता है उसके लिए यूज होता है हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये जो लिखा गया हमको सिलेबस में कॉपर का हाई ग्रेड पढ़ना है, और इसीलिए हाई ग्रेड के लिए क्या यूज करते हैं? पायरो। लो ग्रेड ये तो लिखा ही है, इसमें कॉपर आ ही जाएगा, वैसे भी छापा बिलो हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा। अब सुनिएगा आगे की बात। इसके लिए इलेक्ट्रो, इसके लिए पायरो और इसके लिए हाइड्रो क्यों यूज करते हैं उसका कारण समझिएगा। इलेक्ट्रोमेटलर्जी इनके लिए इसलिए यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का पहली बात तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब है आप जब मेटलर्जी की कोई प्रोसेस करा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हर प्रोसेस में, कोई प्रोसेस करा रहे होंगे, वहां पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड इनका यूज करेंगे। तो ऐसी मेटलर्जी जहां पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और ये यूज हो रहा है किसके लिए? इनके लिए। क्यों इनके लिए यूज हो रहा है? ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बेटा, एस ब्लॉक के एलिमेंट इधर होते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। और ये चिपके किसके साथ जाके? हेलोजन। क्यों? क्योंकि हेलोजन पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम एंड पे आते हैं। ये मोस्ट मेटालिक, ये मोस्ट नॉन मेटालिक, चिपक जाते हैं आसानी से, ये हैलाइड बनता है। और ये क्योंकि मोस्ट मेटालिक और मोस्ट नॉन मेटालिक है, इसलिए जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड और एनोड की तरफ इनके भागने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होगी, और इसीलिए इनके लिए क्या यूज होगा? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और सुने, ये जो आए जो ऑक्साइड बना रहे हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट से मिली। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत तगड़ा होता है, मतलब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन दिखा और एल्यूमिनियम भागा, ये इसके बारे में बोला जाता है। तो एल्यूमिनियम तो ऑक्साइड बना रहा है। बाकी आप देखो डी ब्लॉक के, डी और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आता है जनरली वो 2, 3, 4, 5 इस टाइप के स्टेट आते हैं। और वो जब स्टेट आते हैं ना तो इनका ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का जो ऑक्साइड का लैटिस बनेगा ना इनका, वो बहुत तगड़ा लैटिस बनेगा बेटा। और अगर लैटिस तगड़ा है तो इलेक्ट्रो वाला जो प्रोसेस होता है ना वो यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि लैटिस बहुत मजबूत है, इलेक्ट्रिसिटी से उतना एनर्जी नहीं दिया जा रहा। तो इसको पहले क्या करते हैं? गर्म करते हैं, फायर देते हैं, गर्म करके पिघलाया जाता है, मेल्ट करके फिर इनके आगे मेटल। आप याद करिए आयरन का ब्लास्ट फर्नेस पढ़ते हो, तो इसको पहले गर्म करके है ना मेल्ट किया जाता है, फिर मॉल्टेन फॉर्म में इसके ऊपर आगे के प्रोसेस लगाए जाते हैं। इसलिए इसके लिए क्या यूज होगा बेटा? पायरोमेटलर्जी। और ये जो छापा वाले जो एलिमेंट्स है ना इनके लिए हाइड्रोमेटलर्जी यूज होता है। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या है?
हाइड्रो मेटलर्जी का मतलब वाटर नहीं है, हाइड्रो का मतलब है सॉल्यूशन के फॉर्म में, वाटर के बदले कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, कोई सूटेबल सॉल्वेंट मिलाया जाता है, वो इनके साथ मिलता है और इनके अंदर क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी और मेटल होता है उसमें से एक सॉल्यूबल फॉर्म में चला जाता है और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में चला जाता है। तो प्रेसिपिटेट अलग कर देते हैं, सॉल्यूबल पार्ट अलग कर देते हैं, इस तरह से इनकी मेटलर्जी कैरी आउट की जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोमेटलर्जी। अब सुने, सिलेबस में आपको 6 मेटल्स के बारे में पढ़ना है। कितने मेटल्स के बारे में पढ़ना है बेटा? 6 मेटल्स। ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा कौन कौन से 6 मेटल्स के बारे में आपको स्टडी करना है। सबसे पहला जो मेटल आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोडियम। दूसरा मेटल आप पढ़ेंगे एल्यूमिनियम। सोडियम के लिए आप पढ़ोगे NaCl, रॉक सॉल्ट वाला जो ओर है। इसके लिए आप पढ़ोगे बॉक्साइट, जो एल्यूमिना वाला ओर है। फिर आएगा आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह वगैरह। इसी तरीके से आप बढ़ेंगे तो कॉपर आएगा बेटा सिलेबस में, और फिर आएगा सिल्वर और गोल्ड। कॉपर के लिए आप बेसमर कन्वर्टर वगैरह पढ़ेंगे, और इसके लिए आप मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस पढ़ेंगे। सुनना, 6 एलिमेंट, पहले 6 एलिमेंट को दिमाग में फिट करिए, कौन कौन से सीक्वेंस में? सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, है ना, और गोल्ड, ये आ गए। अब क्या है कि यहां पर तो मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रो, पायरो, हाइड्रो जनरली किसके लिए यूज होगा। हमें पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रो यूज करना है वो 2-2 का पेयर बनाओ, शुरू के 2, बीच के 2 और बाद के 2। इन इलेक्ट्रो आप किस किस के लिए पढ़ेंगे? सोडियम एंड एल्यूमिनियम। पायरो आप किसके लिए पढ़ेंगे? आयरन एंड कॉपर। और जो लास्ट के 2 हैं, सिल्वर और गोल्ड, उनके लिए आप क्या पढ़ोगे? हाइड्रोमेटलर्जी। तो हमारे सिलेबस में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सोडियम एल्यूमिनियम के लिए आपने क्या यूज करा था बेटा? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आयरन कॉपर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पायरोमेटलर्जी। और सिल्वर और गोल्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, इतना नोट कर लें, आगे का डिस्कशन फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स वगैरह से लेकर, है ना। मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, कोऑर्डिनेशन का और DF ब्लॉक दोनों का मॉड्यूल मंडे को लेके आइएगा, है ना, तो वो भी डिस्कस कर देंगे। करते रहो आराम से, प्रतिज्ञा